Everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about the hypersensitivity. Hypersensitivity, condition in which immune response result in excessive reaction leading to tissue damage, disease or even death in the host. तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाए, एक्सेसिव रिएक्शन शो करने लग जाए, तो हम उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, कोई डिसीज़ हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है होस्ट की। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं एसिड। ए स्टैंड फॉर एनाफाइलेक्टिक, सी स्टैंड फॉर साइटोटॉक्सिक, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स एंड डी स्टैंड फॉर डिले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी कहते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, टाइप 4 को डिले और सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में पार्टिकल, कोई एंटीजन या एलर्जन एंटर करता है, तुरंत हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे देती है। तो इसलिए हम टाइप 1 को इमीडिएट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि तुरंत ही हमें बॉडी से रिस्पॉन्स मिलता है। हैपन इन फ्यू मिनट, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी। IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये इसमें कौन सी एंटीबॉडी का इन्वॉल्व होता है? IgE। हमें पता है हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें से IgE हमारी इन्वॉल्व होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। एलर्जी, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ बॉडी टू मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन है बॉडी की जिसमें बॉडी आउटसाइड मॉलिक्यूल के अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है, तो उसे हम एलर्जी बोलते हैं। मतलब कोई मॉलिक्यूल हमारी बॉडी का नहीं है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसके अगेन एक रिस्पॉन्स शो करेगी, एक रिएक्शन शो करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। एलर्जी किसी को किसी भी चीज़ से हो सकती है। एग्जाम्पल फूड, डस्ट, पोलन, ड्रग्स, लोशन, सोप। फॉर एग्जाम्पल फूड्स, नॉर्मली पनीर, मिल्क, इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को मिल्क पीने से कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मिल्क अपनी बॉडी में एंटर करते ही अजीब अजीब सी एलर्जी शो करते हैं, उनकी बॉडी में रिएक्शन शो होने लग जाती है। जबकि फूड हमारा कोई भी एलर्जन नहीं है, लेकिन कुछ बॉडी के लिए एलर्जिन की तरह काम करता है। इसी तरह से कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी होती है। कॉमन एग्जांपल पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, लेकिन ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है। तो इसीलिए जब हम पेनिसिलिन देते हैं उनको, तो हमें पहले टेस्ट कराना होता है, ये देखने के लिए कहीं उस पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। These molecules are called antigen and when they cause allergy they are called allergen। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। और जब ये मॉलिक्यूल एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो इनको हम एलर्जन कहेंगे। जैसे अगर किसी में डस्ट पार्टिकल की वजह से एलर्जी हुई है, तो हम वहाँ क्या कहेंगे? डस्ट पार्टिकल इज़ ए एलर्जन। डस्ट पार्टिकल एक्ट एज ए एलर्जन। एलर्जेंस या एंटीजन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर एंड सेकंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब बार बार सेम चीज़ से एलर्जी होती जा रही है तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर देता है, तो वो सीरियस कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट एक्सपोजर, अब ये एक चार्ट है जिसमें सारा प्रोसीजर समझाया गया है कि कैसे एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होता है, कहाँ कहाँ वो जाके अटैक करता है,
कैसे रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले एलर्जन एंटर इन द बॉडी। जैसे कि अभी बताया कि एलर्जन कोई भी हो सकता है, फूड, डस्ट, पोलन, ड्रग्स, लोशन, सोप एटसेट्रा। तो एलर्जन हमारा कोई भी है, वो हमारी बॉडी में एंटर किया। जैसे ही एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर गया, पिकअप बाय मैक्रोफेज, उस एलर्जन को हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजिस हैं उन्होंने पकड़ लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टेकन टू हेल्पर टी सेल। जब हमारे एलर्जन को मैक्रोफेज पकड़ लेती हैं, मैक्रोफेजिस सेल उनको पकड़ लेती हैं, तो वो उनको जाके कहाँ पहुँचा देती हैं, हेल्पर टी सेल्स के पास। अब ये जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो कौन से टाइप की होती हैं, TH1 टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स। फिर ये जो टाइप 1 हेल्पर टी सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है टाइप 2 हेल्पर टी सेल्स में। फिर टाइप 2 हेल्पर टी सेल रिलीज़ करती है इंटरल्यूकाइंस। इंटरल्यूकाइंस 2 तरह के होते हैं, IL-4 एंड IL-5। फिर जो इंटरल्यूकाइंस 4 हैं वो क्या करता है, बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। हमें पता है कि हमारी जो बी सेल्स होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं एंटीबॉडी का। तो बी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि एंटीबॉडी अटैक करेंगी, अटैच हो जाएंगी मास्ट सेल से पे, और फिर वो इन्वेडर पे जाके अटैक करेंगे, जिसकी वजह से एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। फिर दूसरा हमारा, जब हमारी यहाँ पे हेल्पर टी सेल ने इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ किया था, तो हमारे 2 तरह के इंटरल्यूकाइंस बने थे, IL-4 एंड IL-5। IL-4 का सारे स्टेप हमने पढ़ चुके हैं कि IL-4 एक्टिवेट कर देता है बी सेल्स को, बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाती है मास्ट सेल पे, और फिर एंटीबॉडी और मास्ट सेल दोनों मिलकर इन्वेडर पर अटैक करती हैं, और जिसकी वजह से हमारी एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। फिर हमारा इंटरल्यूकाइन 5 का क्या काम होता है, ये इसिनोफिल्स को रिलीज़ कर देता है, इसिनोफिल को स्टिमुलेट करेगा। इनको स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से एक्टिव कर देगा। जब हमारी इसिनोफिल सेल्स एक्टिव हो जाएंगी तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगी जो कि एंटीजन को डैमेज करेगा। एंटीजन मतलब जो बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस आया था उनको डैमेज करेगा। फिर ये डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहा है मास्ट सेल्स हैं, फिर एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी जाके अटैच हो गई है मास्ट सेल से। फिर जो एंटीबॉडी और मास्ट सेल का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जाके एलर्जन पर या एंटीजन पे अटैक करेगा। जब ये उन पे अटैक करता है तो वहाँ से मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मीडिएटर। केमिकल मीडिएटर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी केमिकल मीडिएटर्स एंड सेकेंडरी केमिकल मीडिएटर्स। प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं हमारे हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। सबसे मेन काम इसमें होता है हिस्टामिन्स का, जो कि हमारा प्राइमरी मीडिएटर है। तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ होगा इन सब रिएक्शंस की वजह से, तो वो सबसे पहले ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर करता है, मतलब जो हमारी ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, उसको पतला कर देगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, उसके डायामीटर को कम कर देगा। तो जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा तो वहाँ पे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ आएंगी वहाँ पे, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। दूसरा, हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, उसके डायमीटर को बढ़ा देगा, और जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब हम किसी चीज़ का, किसी पाइप का डायमीटर बड़ा करते हैं तो वहाँ उस फ्लूइड का जो फ़्लो है वो कम होगा, और जब हम उस पाइप का डायमीटर छोटा कर देंगे तो फ़्लो वहाँ पे बढ़ जाएगा, तेज़ तेज़ बहने लगेंगी चीज़ें। तो वैसोडाइलेटर होगा तो ये ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट डालता है, जो हमारा BP है वो स्लो डाउन होने लग जाएगा। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग,
हमें बताया है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे लाइनिंग जो होती है वो एंडोथेलियल सेल्स की होती है। तो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी वो परमिएबिलिटी बढ़ा देती हैं ब्लड वेसल्स की। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, एपिनेफ्रिन एंड एंटीहिस्टामाइन। तो ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकती हैं और एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। टाइप 1 के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, एलर्जिक अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एटोपिक डर्मेटाइटिस। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।